सर को भी दीजिए। पवित्रो वासवास्थान स्मरेत पुण्डरीकाक्ष शुचि ओम पुनातो पुण्डरीकाक्ष शुचि ओम पुनातो। पृथ्वी त्याधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता तुम च धार माम देवी पवित्रं कुर्वासनम। हाथ ओम केशवाय नमः कीजिए। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम। गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा जले अस्मिन् सन्निधौ स्नानं समर्पयामि। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिस्थो वृत्वा तिष्ठत् दशाङ्गुलं धूपं दर्शयामि धूपं दर्शयामि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हर्षसुललितं कंठे मुक्तावली गोपी परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि पुष्पमालां समर्पयामि। एतावानस्य जातु महिमानस्य पादवस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पुष्पमालां समर्पयामि। दीपं दर्शयामि। दीपक ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जात मुखादिन्द्रः अग्नि प्राणः वायु जात दीपं दर्शयामि। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपको मालूम अरे भाई क्या है ना मेरे हाथ में। कटल जाएगा। हाँ भाई सर सामने से ना सही रहेगा ना। ठीक है। हाँ यहाँ से हाँ आप ही पकड़िए। हम लोगों के बीच में आज हमारे विद्यालय में आए हुए सह जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का आदेश कल हुआ कि एक बैठक है यातायात के संबंध में, तो उस बैठक और शिक्षक दिवस दोनों का आयोजन साथ में हो गया। तो संक्षेप में कुछ न कहते हुए बस
मैं महोदय से निवेदन चाहता हूं कि 2 शब्द शिक्षक दिवस के रूप में, उसके बाद तुरंत बैठक का अपना जो एजेंडा है उस पर प्रकाश डालते हुए 2 शब्द। आप बैठिए। इससे क्या होगा? साउंड रिकॉर्ड जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं हमारे विद्वान गुरुजन 5 सितंबर का दिन जो है पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। मैं डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के विषय में सबसे पहले उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे और प्रथम भारतीय रहे जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किए। 1949 में इन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था और लगातार 3 वर्ष तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत और सोवियत संघ के बीच के संबंधों को मजबूती प्रदान किया। 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति चुने गए और लगातार 10 वर्षों तक इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने भारत की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उनका सबसे प्रमुख लगाव शिक्षक के प्रति रहा और शिक्षक के रूप में उन्होंने जो कार्य किया वह उन्हें लगातार अविस्मरणीय रहा। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और उनकी इच्छा के अनुरूप आज हम सभी भारतवासी 5 सितंबर की तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम सभी शिक्षक हैं, कहीं न कहीं से हमारी उत्पत्ति शिक्षक के रूप में हुई है। टीचर सभी हैं, कभी हम टीचर हम भी रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि टीचर का अर्थ केवल स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि वे सभी होते हैं जिससे हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। यह हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है, नेचर है, यह सबसे बड़ी टीचर है हमारी, जो कि हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में लगातार बहुत कुछ सिखाती है और सीखने का अवसर भी प्रदान करती है। शायद इसीलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में वृक्षों के नीचे बच्चों की कक्षाएं लगाने का फैसला किया था। जापान के धर्मगुरु सोसुको कोबायाशी ने अपने स्कूल में रेल के डिब्बे खड़े कर रखे थे और जब बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता था तो उन बच्चों की कक्षाएं इन्हीं रेल के डिब्बों में लगती थी। धीमी गति से डिब्बों को चला भी दिया जाता था और बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ शिक्षा अध्ययन करते थे। असल में थोड़ा सा मैं आपको इसका कुछ महत्व भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। लेकिन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 अक्टूबर की तिथि को इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि अमेरिका में मई माह के प्रथम मंगलवार को नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। चीन में, हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन है, वहाँ पर टीचर डे 1 सितंबर को मनाया जाता है और हमारे देश की तरह ही वहाँ इस दिन हर बच्चे स्कूल आते हैं। शिक्षक और छात्र सभी मिल करके नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। ब्रुनेई में हर साल 23 सितंबर को टीचर
टीचर्स डे मनाया जाता है। और आपको बता दें कि वेनेजुएला में साल की शुरुआत में यानी 15 जनवरी को टीचर्स डे मनाया जाता है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में 15 मई को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ताइवान में टीचर्स डे 28 सितंबर को होता है। यह दिन ताइवान के धर्मगुरु कन्फ्यूशियस का जन्मदिन भी होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि विश्व के हर एक देश शिक्षकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए नेशनल टीचर्स डे अपने धर्म गुरुओं के जन्मदिन के अवसर पर या अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न तिथियों में मनाते हैं। लेकिन अमेरिका में टीचर डे मनाने की प्रक्रिया कुछ अलग तरीके की है। वह प्रक्रिया ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग दशहरा और दिवाली मनाते हैं। इस दिन विद्या मंदिरों को बिल्कुल लाइटिंग किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है, और जो है शिक्षक और छात्र दोनों और अभिभावक भी मौजूद रहते हैं और शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ नेशनल टीचर्स डे अमेरिका में मनाया जाता है। तो विश्व के अलग अलग देशों में टीचर डे मनाने की परंपरा अलग अलग है। तो ये तो मैं आपको थोड़ा टीचर डे के इम्पोर्टेंस के विषय में बात किया। अब थोड़ा सा मैं अपना वक्तव्य भी आपको द्वारा देना चाहूँगा कि हम आपको क्या कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो हम सभी असल में स्कूल प्रशासन से जुड़े हुए हैं। बच्चों के प्रति हम लोग बच्चों के बीच में लगातार रहते हैं। बच्चे आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराते होंगे और कभी कभी हमारे टीचर्स भी उनकी समस्याओं को सुनते हुए समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि एज ए टीचर यदि आप कार्य करते हैं तो थेम्स वैली यूनिवर्सिटी यूके में शिक्षा जगत में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया और केवल 3 तरह की समस्याएं प्रकाश में आई। पहली समस्या थी इन्वायरमेंटल। जैसे मान लीजिए बेसिक स्कूलों का इन्वायरमेंट ऐसा है कि मिड डे मील के बाद बच्चे खाना खा करके चले जाते हैं स्कूल से। यह इन्वायरमेंटल समस्या इस तरह की है। या बच्चे देहात क्षेत्र के बच्चे जो है विभिन्न कार्यों से घर में इंगेज हो गए तो स्कूल नहीं आते हैं। यह इन्वायरमेंटल समस्या है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा स्कूल नहीं आना चाहेगा सरकारी स्कूल में, तो उसको ज़बरदस्ती आप ला नहीं सकते क्योंकि उससे रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। हम बता दें कि मैं रामनगर जैसे में प्रिंसिपल था और लगभग रामलीला के समय 2-2:30 बजे बच्चे लाख प्रयास किया बने, लेकिन सब भाग जाते थे। तो हमने कहा कि बच्चे कहाँ चले जाते हैं। तो एक दिन आरपी से देखा चले सर आपको थोड़ा सा घुमा देते हैं। हम देखिए रामलीला में 10 बजे कोई मतलब कि मूंगफली बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, करे इसी से इन सबों का जीवन यापन चलता है। आप जो है रामलीला के दौरान इन बच्चों को 2.5-3 बार रोक नहीं पाएंगे विद्यालय में। हमने माने भाई ये इन्वायरमेंटल समस्या है। कुछ समस्या मोटिवेशनल प्रकृति की आती है, जैसे प्रवृत्ति की आती है, जिसको शिक्षक अपने हल्के से प्रयास से दूर कर सकता है। असल में स्कूली शिक्षा में केवल 2 तरह की समस्या, इन्वायरमेंटल और मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल समस्या जो है शिक्षक जो है स्वयं दूर कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ इसके विषय में। जेनकिंसन और डेलनवास नाम के 2 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रहने वाले अभिरुचि के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। वह बच्चों पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन घूमते हुए एक स्कूल में गए और वहाँ पर स्कूल में कक्षा 7 की 2 सेक्शन चल रहा था। प्रिंसिपल से कहा कि कक्षा 7 के 5-5 छात्रों को हर सेक्शन से जो अच्छे प्रतिभा के हो वो मेरे पास भेज दीजिए। प्रिंसिपल ने 5-5 छात्रों को चुन करके उनके पास भेज दिया। सेक्शन ए के 5 छात्र और सेक्शन बी के 5 छात्र। उन्होंने 10 शब्दों की सूची दिया। जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन। इस तरह से मतलब कि 5 डिस्कवरी और 5 सिद्धांत किसकी खोज किया, यह सूची बच्चों को दिया। बच्चे उसको जानते नहीं थे क्योंकि ऊंची कक्षा में वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और बच्चों से कहा कि बेटा तुम लोग दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया कि तुम्हें याद करके मुझे सुना करके सुनाओ। करीब 15 मिनट के अंदर वो सूची उन्होंने वापस ले लिया और जब बच्चों को बुलाया तो सेक्शन ए के 5 के 5 बच्चे 10 के 10 नाम उनको सुना दिए और सेक्शन बी के भी 5 के 5 बच्चे उनको 10 नाम सुना दिए। इसका फिर उन्होंने कहा कि बेटा मैं सेक्शन ए के बच्चों से कहा कि मैं 3 दिन बाद फिर आऊँगा
और तुमसे ये बात सुनूंगा। सेक्शन बी वालों को कह दिया कि तुम लोग जाओ अपने क्लास में बैठो। 3 दिन बाद फिर आए तो देखे कि सेक्शन ए के लड़के जो हैं 10 की सूची जो दिए थे 10 के 10 और 5 के 5 बच्चे सुनाते चले गए, जबकि सेक्शन बी के लड़का कोई 4 सुनाया, कोई 5 सुनाया, बाकी सब भूल गए। आपकी बात समझ आया कि नहीं? हाँ, इसका उन्होंने कहा कि मैं सेक्शन ए से फिर कहा कि मैं 1 महीने बाद फिर आऊँगा और तुमसे यही बात मैं फिर सुनूंगा। बी वालों को उन्होंने छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं, उनसे बच्चे नहीं सुना पाए। तो 1 महीना बाद फिर आते हैं तो सेक्शन ए के बच्चों को 10 के 10 नाम की सूची और जो है पूरा तैयार था। सेक्शन बी वाले किसी को 1 किसी को 2 याद रहे तो बाकी बच्चे भूल गए। कहने का कि मोटिवेशनल था, आपके थोड़े से मोटिवेशन से थोड़ा सा बच्चे को इनकरेज करते हैं, उनकी बुक्स और चेक करते हैं, उनके होमवर्क को चेक करते हैं तो बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। तो कहने का कि इन्वायरमेंटल मोटिवेशन 2 तरह की समस्याएं हैं जिसको विद्यालय प्रबंधक नहीं दूर कर सकता, केवल हमारे टीचर्स ही दूर कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है कि विद्यालयों में जिस प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं तो आप जो दूर करने में बिल्कुल सफल सिद्ध होंगे। एक बिहेवियरल समस्या होती है जो कि आप लोगों से दूर नहीं, वो आपके स्तर का नहीं है, वो केवल आपके जो प्रबंध तंत्र है वो वही दूर कर पाएगा। उस पर चर्चा करने की आवश्यकता मैं विशेष नहीं समझता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी जो है बच्चों के यथोचित विकास में, उनके उन्नयन में लगातार प्रयत्नशील रहें और हम आशा करते हैं कि प्रसन्नता का सूर्य इस विद्यालय में कार्य सभी शिक्षकों के जीवन के क्षितिज पर सदैव चमकता रहे। विद्यालय दिन प्रतिदिन लगातार उन्नति के शिखर पर अग्रसर रहे। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका शासनादेश है, जिस शासनादेश के तहत उत्तर प्रदेश शासन का यह निर्देश है। शासनादेश काफ़ी एक मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन का यह निर्देश है कि जिस स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग हो रहा है, बसों का प्रयोग हो रहा है, वो जो है अपने विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करके उसकी बैठक अवश्य करेंगे। यह बैठक जो है प्रत्येक वर्ष में 4 बार की जाएगी। यह जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल महीने में यह बैठक होनी है। तो असल में जुलाई का महीना तो लगभग बीत गया, सितंबर चल रहा, अक्टूबर की बैठक यही मान ली जाएगी। अब जनवरी में बैठक आप लोग खुद करवा सकते हैं, लेकिन एक बार वर्ष में 1 बार बैठक शिक्षाधिकारी जो है अपनी देख रेख में अवश्य कराएंगे इस बैठक को और गठन कराएंगे। तो जिलाधिकारी महोदय ने इस पर एक बैठक लिया था और उन्होंने यह निर्देश दिया था कि 10 सितंबर तक विद्यालय परिवहन समिति की बैठक बुला करके समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। जिस विद्यालय द्वारा यह कार्रवाई शासन देश के साथ पूरी नहीं की जाएगी, उन विद्यालय की बसों को हम सड़क पर नहीं चलने देंगे। बहुत कड़ा निर्देश था जिलाधिकारी महोदय का और उन्होंने बैठक में मैं गया था, उन्होंने मुझे जो है निर्देश दिया कि आप जो है किसी भी तरह से इस कार्रवाई को 10 सितंबर तक पूर्ण कर लेंगे। लेकिन विभागीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण एक कार्रवाई मैं कर नहीं पाया। लेकिन फिर बैठक 11-12 सितंबर में होगी तो कम से कम मैं कह सकूँ कि 7-15-20 विद्यालयों को मैंने करा दिया, बाकी का हो रहा है। यदि 0 जाता है तब ये हमारे लिए भी एक समस्या हो जाएगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जो विद्यालय आसपास हैं उनकी बैठक करके जो कार्यवृत्ति है वो मैं कन्फर्म करके अप्रूव कर सकूं और जिला प्रशासन को सूचना दे सकूं कि हमने इन स्कूलों में बैठक करा लिया, इनकी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। तो सबसे पहली बात आती है कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति में यह समिति है, इसमें कोई मेंबर्स होंगे, तो कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जिस विद्यालय की विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति होगी उसका प्रधानाचार्य जो है वही समिति का अध्यक्ष होगा और प्रधानाचार्य की सारी जिम्मेदारी है कि विद्यालय की जो परिवहन व्यवस्था है उसको जो है पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे और परिवहन संबंधी हर जानकारी, पग पग की जानकारी उसके
पास हमेशा रहनी चाहिए। ये विद्यालय प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है। दूसरा है संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक अधिकारी जो कि नायब तहसीलदार की श्रेणी के नीचे का न हो, वह होगा सदस्य। तो जिला प्रशासन की तरफ से कम नायब तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी होगा जो कि सदस्य होगा। तीसरा है विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है उसके द्वारा नामित 2 संरक्षक में जैसे बहुत बड़ा जहाँ पर गाड़ियाँ चले वहाँ ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होता है, वो भी संरक्षक हो सकता है। विद्यालय का कोई टीचर है वो भी संरक्षक हो सकता है। विद्यालय के अभिभावकों जिनके बच्चे आ जा रहे हैं उसमें से कोई संरक्षक हो सकता है। तो आपको हम शासनादेश सबको उपलब्ध करा देंगे, आपको मैं दे दूंगा, सबको मिल जाएगा। आप लोग सुन लीजिए मेरी बात। तो 2 संरक्षक भी इसके सदस्य होंगे। संबंधित थाने का थानाधिकारी चौकी प्रभारी जो चौकी होगी वो भी इसका सदस्य होगा, ताकि किसी भी दुर्घटना के समय या कोई समस्या आ जाए तो उसको यह अवगत होना चाहिए कि मैं इसका सदस्य हूँ। या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित कोई एक अधिकारी जो कि कम से कम ABSS से नीचे की श्रेणी का न हो, वो भी इस परिवहन सुरक्षा समिति में एक सदस्य होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक अधिकारी, तो उसमें हम हो गए। और जिला विद्यालय निरीक्षक की ये भी ड्यूटी है कि पूरे ऑल ओवर कंट्रोल डियावस का CBSE ICSE अनएडेड एडेड सब पर उसी का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कोई बात हो सबसे उसी से पूछा जाएगा। तो उसकी भूमिका में हम खुद हो गए। विद्यालय यान ऑपरेटर जो ड्राइवर्स हैं उनके 2 प्रतिनिधि, यदि मान लीजिए 2 ड्राइवर भी इसमें होंगे, सदस्य के रूप में होंगे। और आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष या महापौर या स्थानीय निकाय द्वारा नामित कोई एक प्रतिनिधि, जैसे ग्राम प्रधान भी हो सकता है या कोई आपके यहाँ मतलब कि जिला पंचायत सदस्य हो सकता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, कोई भी एक सदस्य आप समिति में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन होगा। तो आप पहले यही लिखें कि हमारा विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन हम इस प्रकार कर लिए हैं। तो गठन की बात पहले आ गई। तो गठन में कौन कौन लोग होंगे ये बात मैंने आपको बता दिया। जब विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक होगी तो कम से कम इस जो हमने सदस्यों को बताया 5 सदस्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी यह बैठक मान्य होगी। तो 5 सदस्य में ऐसे हम सकते हैं कि डियावस के प्रतिनिधि हम हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, और मान लीजिए कि 2 आ गए आपके ड्राइवर हो गए और संरक्षक हो गए, तो 5 की पूर्ति हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि हर स्कूल के जहाँ का हो वहाँ के प्रिंसिपल टीचर कम से कम ये लोग जरूर रहें। इसके बाद आपको बता दें कि यह बैठक 4 बार होनी है, तो जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में। तो अब जनवरी में बैठक हमको आने की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी, आप खुद करवा सकते हैं। इस बार हम आपका गठन कराना हमारी जिम्मेदारी है, और मैं आपको गठन के विषय में प्रक्रिया का वर्णन कर दिया। दूसरी बात ये आती है कि विद्यालय का जो बस होगा उसके साथ एक परिचालक जिसको बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। हर बस में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर अवश्य होगा। तो ड्राइवर के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था शासनादेश में की गई है। ड्राइवर के लिए खाकी बुश शर्ट और खाकी फुल पैंट यह यूनिफॉर्म होना आवश्यक है। यदि आप स्कूल बस को चला रहे हैं तो खाकी बुश शर्ट और खाकी फुल पैंट यह ड्राइवर का यूनिफॉर्म होगा, और जबकि नेवी ब्लू शर्ट और नेवी फुल पैंट ये जो है परिचालक का यूनिफॉर्म होगा। यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको यूनिफॉर्म बनवाना है। ये विद्यालय के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों यूनिफॉर्म में रहें। और तीसरा बात यह है कि विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र एक होगा जो कि ड्राइवर अपने पास रखेगा। उस पहचान पत्र पर उसका नाम रहेगा, विद्यालय का नाम रहेगा, और जो है मतलब कि एक आइडेंटिटी रहेगी कि यह इस विद्यालय का परिचालक है, यह इस विद्यालय का ड्राइवर है। अच्छा, महिला यदि परिचालक है वैसे मुश्किल रहती है,
लेकिन लड़कियां भी आ रही तो महिला परिचालक में या तो अच्छी बात है, उसके लिए नेवी ब्लू रंग की साड़ी पहननी पड़ेगी महिला परिचालक यदि है तो। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो यूनिफॉर्म की बात हो गई। जो शिक्षण संस्था में जो बस चलेगी, बस के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसकी भी शासनादेश में पूरी तरह से व्यवस्था है। जैसे कि स्कूल बस पीले रंग में रंगी गई हो तो लगभग रहती है पीले रंग में, सभी की रहती है। विद्यालय के अग्रभाग में आगे विद्यालय बस और पीछे विद्यालय बस लिखा होना चाहिए, तो लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। एक बात और है, बस के दोनों पार्श्व भाग में जो लंबाई का भाग है कि नहीं, दोनों ओर जो है पार्श्व भागों में विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। तो आप लिखे ही है कि जो विद्यालय का नाम है पार्श्व भाग में दोनों तरफ से लिखा जाएगा। ये तो विद्यालय की बस का पहले अनिवार्य शर्त हो गया। इसके बाद उसमें क्या क्या होना चाहिए बस के अंदर, ये बताया गया है कि आपातकालीन द्वार होगा 150 सेंटीमीटर में 1.5 मीटर लंबाई का और 120 सेंटीमीटर में 1.2 मीटर चौड़ाई का, 1.5 मीटर लंबाई और 1.2 मीटर चौड़ाई का एक आपातकालीन द्वार होगा, ताकि बच्चे जो है जब किसी दुर्घटना के समय, अच्छा द्वार की जो होगा भी शीशा लगा होगा, ताकि कोई भी टफन ग्लास जिसको बोलते हैं टफन ग्लास लगा होगा, ताकि किसी भी एक्सीडेंट के समय उसको तोड़कर बच्चों को निकाला जा सके। उस शीशे को तोड़ने के लिए भी कोई रॉड खुद ही उपलब्ध कराता है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर रॉड रहता है बस के अंदर। और एक आपातकालीन खिड़की भी होगी, खिड़की की भी लंबाई चौड़ाई वही दी गई है 1.5 मीटर लंबा 1.2 मीटर चौड़ा खिड़की भी होगी। तो हर बस में एक आपातकालीन द्वार और एक आपातकालीन खिड़की होगी, और खिड़की और दरवाजे ऐसे होंगे जिसको दुर्घटना के समय उसको तोड़ करके बच्चों को निकाला जा सके। अच्छा, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है फ्रंट पर उत्तल मतलब कि कॉन्वेक्स उत्तल क्रॉस शीशे लगाए जाएंगे। उस शीशे से ड्राइवर आगे और अंदर बीच में बच्चों की हरकतों को आराम से आगे अपने सामने और पीछे कौन से साधन आ रहा है उसको भी आराम से वो देख सकता है। तो लगभग हर बस में, ट्रक में, सब में शीशे लगे रहते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, बस के दरवाजे में भरोसेमंद ताले लगे होंगे, तो लॉक तो रहता है, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लॉक ऑलरेडी भरोसेमंद ताले लगे होते हैं। और आगे के द्वार के निम्नतम पायदान पर हैंडरेल भी लगा होगा, ताकि पकड़कर विद्यार्थी प्रवेश कर सके और निकल सके। ये बात तो सब में रहता है, हाँ हैंडरेल लगा रहता है, बच्चे जो है पकड़ करके चढ़ जाते हैं और उतर आते हैं। अच्छा, बस की छत पर मजबूती से जुड़ी हुई होल्डिंग रॉड लगी होगी, यह फिसलन युक्त नहीं होनी चाहिए, तो रडी तो लगी रहती है। हाँ, किसी भी दशा में बस में प्रेशर हार्न और मल्टी टोन हार्न नहीं लगाया जाएगा। तो प्रेशर हार्न का प्रयोग तो किसी बस में नहीं है। अच्छा, मल्टी टोन हार्न भी नहीं है, लेकिन अलार्म की घंटी और सायरन होनी चाहिए, अलार्म घंटी या सायरन होना चाहिए, ताकि यदि कभी ड्राइवर को आवश्यकता पड़ी तो उसे वह बजा दे और सारे बच्चे अलर्ट हो जाएं। तो ऐसा लगा है कि नहीं? अच्छा, बस के अंदर पारदर्शी फर्स्ट एड बॉक्स तो रहता ही है। एक फर्स्ट एड बॉक्स आगे रहता है केबिन के पास, और दूसरा जो है दरवाजे के निकट रहता है। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स भी बस में होना अत्यंत आवश्यक है। सीएनजी चालित कोई बस यहाँ पर चल नहीं रही है। अच्छा, एक दूसरी बात ये लिखा गया कि बस में जो बच्चों की बैठने की सीट है उसके नीचे जो है, इनका कहना है कि बैग रखने के लिए रैक होनी चाहिए। तो एक अमूमन रैक जो है साइड में रहती है बसों के। बस की सीट के पीछे जालीदार लगा रहता है जी। हाँ, तो अच्छी बात है, रैक होनी चाहिए। हाँ, ताकि बच्चे उसमें अपना बैग रख सकें।
एक सबसे बड़ी बात ये लिख दे कि समस्त सीटों पर सीट बेल्ट लगाई जाए, तो सीट बेल्ट तो ऐसा है नहीं, सब नहीं में है। हाँ, तो सीट बेल्ट कम से कम आगे की सीटों पर तो आप अवश्य सीट बेल्ट लगवा लीजिएगा, नहीं भी है तो व्यवस्था कर लीजिए। अच्छा, खतरे की चेतावनी देने वाला प्रकाश जिसे विद्यार्थियों को चढ़ाने और उतारने के समय क्रियाशील किया जा सके, अवश्य लगा हो बस के अंदर। तो ऐसा लगा हुआ है खतरे की। अच्छा ये बताइए, ड्राइवर लोग बताएंगे कि बस की अधिकतम स्पीड क्या होनी चाहिए जो आप बच्चों को लेकर चल रहे हैं? हाँ बताइए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस रोड पर है, और यदि शहर के अंदर है या रोड खराब है तो स्पीड आप कम रखेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, बैठिए। बस में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। हाँ, डिवाइस लगी हुई है वैसे। हाँ। और इसके बाद जो है जिस क्षेत्र पर जो मतलब कि एक बात और है, सीसीटीवी लगा हुआ है बस के अंदर। हाँ, सीसीटीवी होना जरूरी है। इसमें ऐसा है कि विद्यालय का जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या क्या सुनिश्चित करना होगा। जब बच्चे आते हैं, बस से आते हैं और जाते हैं, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो बस के रवाना करने से पहले और बच्चों के डिस्पैच करने तक क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कहना यह है कि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक बस में एक ड्राइवर के साथ एक परिचर भी होगा, और यदि बाय द वे लड़कियां भी बस में यात्रा कर रही हैं तो महिला परिचर का भी होना आवश्यक है। यदि महिला परिचय नहीं है बाय द वे, तो आप ऐसा करें, जिस क्षेत्र में बस जा रही है बच्चों के साथ 2 टीचर या कोई टीचर, महिला टीचर, कम से कम एक महिला टीचर अवश्य बस में यात्रा करें, ताकि किसी भी प्रकार के मतलब के शासन देश में वर्णित प्रावधानों का हम पूर्णतः पालन कर सकें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास न आने पावे। ये बात समझ में आ गया बिल्कुल कि बाय द वे यदि महिला परिचय नहीं है तो एक शिक्षिका की व्यवस्था आप अवश्य करेंगे जो उस क्षेत्र के रहने वाली है और बस में बैठ करके चली आएगी। एक दूसरा बात यह है कि हमको एक रजिस्टर स्कूल में बनाना है कि किस बस में कौन कौन से बच्चे यात्रा कर रहे हैं, उनके अभिभावक का नाम क्या है, उनका पता क्या है, अभिभावक का मोबाइल नंबर क्या है। ये पूरा एक आपको रिकॉर्ड स्कूल में रजिस्टर बना करके रखना है बस वार, और उसकी एक सूचना प्रति लेमिनेट करके बस में रख दीजिए कंडक्टर के पास कि किसी कारण से यदि छोटे बच्चे को लेकर के कंडक्टर पहुंचता है स्टॉप पर, उसका पेरेंट्स नहीं आता है, उनको कॉल करके बुला सके। यदि बच्चा छोटा है, उसका पेरेंट्स नहीं आया, तो किसी भी दशा में आप बच्चे को उस पड़ाव पर नहीं उतारेंगे। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बच्चों को उतार करके आएंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, दोबारा पेरेंट्स नहीं आता है तो बच्चे को ला करके आप स्कूल में छोड़ेंगे। और स्कूल के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे के पेरेंट्स को बुला करके उसको डिस्पैच करे। किसी भी दशा में बिना पेरेंट्स के छोटे बच्चों को छोड़ना रास्ते में नहीं है, इस बात का विशेष सावधानी रखना है। दूसरी बात यह है कि ड्राइवर और परिचर के पास विद्यालय प्रशासन एक मोबाइल फोन अवश्य देगा, ड्राइवर को भी और परिचालक को भी, ताकि उसमें सारे अभिभावकों का नंबर फीड रहेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो ड्राइवर या परिचालक जो है अभिभावक को आवश्यकता अनुसार सूचना दे सके, उनको बुला सके, या कोई अन्य बात है तो उनको अवगत करा सके। इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक बात और कि शारीरिक रूप से जो विद्यार्थी विकलांग है, पैर से विकलांग है, कुछ भी है, तो उसको सड़क पर बैठाना और उतारने दोनों की जिम्मेदारी विद्यालय परिचालक की है। जो बस में एक अतिरिक्त यात्रा कर रहा है, विद्यार्थियों को आराम से उतारेगा, आराम से बैठाएगा, जो वास्तव में फिजिकली हैंडीकैप्ड है। बाकी बच्चे आराम से चढ़ उतर रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चों को जब भी आप बस में बैठाएं, लाइन से बैठाएं, लाइन लगा करके उतारें। एक ऐसी शिक्षा दें ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से बस में यात्रा कर सकें। देखिए, असल में आपको भी बता दें कि बस में एक यहाँ पर चेक पॉइंट है, टेक्निकल चेक पॉइंट है, जिसके विषय में ड्राइवर और स्कूल प्रशासन सबको कन्फर्म हो लेना है। इस चेक पॉइंट को भी उल्लेख करते हुए आप अपने मिनट्स बुक में लगा दीजिएगा कि स्कूल बस या वैन पीले रंग में रंगी गई है। ये बात बिल्कुल यस है, तो इसको आप यस कर लीजिएगा। वैन के अग्र और पश्चिम भाग में 18 इंच लंबाई 8 इंच चौड़ाई के आकार का बोर्ड लगा है, जिसमें विद्यालय का नाम प्रदर्शित हो, तो वो तो रहता ही है कि नहीं। अनन्य रूप से विद्यालय ड्यूटी के लिए ऑपरेट वैन पर 250 मिलीमीटर की एक पीली पट्टी वैन के चारों खिड़की के स्तर से 200 मिलीमीटर नीचे होनी चाहिए। तो पीली पट्टी तो लगी रहती है बस में। वैन स्कूल बस जो है बंद बॉडी टाइप की होनी चाहिए, तो बंद बॉडी टाइप की स्कूल बस रहती ही है। जो आप बता रहे हैं वही सब है। हाँ, एक बार सुन लीजिए, लोग सुनने दिए। वैन जो है, स्कूल वैन जो है कैनवास हुड वाली तो नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर गाड़ियाँ आती हैं, कारें छोटी कैनवास हुड की होती है कि जरा सा कोई धक्का लगा तो टूट जाती है, लेकिन बसें ऐसी नहीं होती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस में पारदर्शी फर्स्ट एड बॉक्स लगा होना चाहिए, तो बिल्कुल लगा हुआ है सबके बस में। अच्छा, ये बताइए, 1 BIS मार्क 5 किलोग्राम की क्षमता वाला अग्निशमन संयंत्र भी लगा होना चाहिए। तो है हर बस में, बोलिए आप लोग। हाँ, ठीक। क्या समस्त सीटें सीट बेल्ट से सुसज्जित होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है अभी। अच्छा, प्रेशर हार्न और मल्टी टोन हार्न बस में नहीं लगा होना चाहिए, तो ये बात नहीं है। आपात स्थिति में प्रयोग किए जाने हेतु तो अलार्म की घंटे और सायरन लगे होने चाहिए, लगा हुआ है। गति सीमा यंत्र लगा होना चाहिए। बस की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस भी होना चाहिए और CCTV कैमरे होना चाहिए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 गाइडलाइंस स्कूल वैन की सुरक्षा के लिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जारी किया है, उसी गाइडलाइंस पर पूरा शासनादेश बना हुआ है। इस शासनादेश का प्रयोग जो है आपको करना है, तो स्कूल की लिए आप जो हैं शासनादेश दिनांक 27 मई 2019 के अनुपालन में आप जब विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर लेंगे, गठन की कार्यवृत्ति बनाएंगे। जो जो बातें हमने बताया, पहले गठन एक में होगा, कौन कौन उपस्थित रहे उनका दस्तखत होगा, फिर कार्यवृत्ति की एक ही रजिस्टर में हर विद्यालय अलग अलग बनेगा। जितने विद्यालय की बस होगी अलग अलग रजिस्टर होगा, बैठक का दिनांक, उनका उपस्थिति। तो ऐसा कि नायब तहसीलदार साहब दस्तखत कर लेंगे, BSA कर लेंगे, हम करवाते जाओ, वो लोग अपने आप दस्तखत कर देते हैं। तो करा करके आप सोमवार मंगलवार तो इसको अप्रूव करा लीजिए, 10 तारीख के पहले अप्रूव करा लीजिए हमसे। और इस जो है इस प्रकार से जो है जो हमको मुख्य निर्देश देने थे, शासनादेश मैंने आपको दे दिया, फोटोकॉपी करा करके आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर बना करके आप पहले समिति का गठन कर लीजिए, 10-12 लोग जितने लोग हैं, और उसके बाद आपके सदस्य जितने हैं, फिर कार्रवाई जो आप किए, निर्देश दिए, उसका करवा करके, और ये जो NOC का ये फॉर्म है, हाँ ना में आपको दे देंगे, तो करवा लीजिएगा। तो फिर दे दीजिएगा, मैं साहब से दस्तखत करवा देंगे, या आप चले जाइएगा कार्यालय, आप ही सबका लेकर दस्तखत करा लीजिएगा, एक दिन आइएगा, हो जाएगा। तो यहाँ 2 विद्यालय के लोग हैं, 3 विद्यालय, 3 विद्यालय हैं, इसको जो हटवा देते हैं।